हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के विभिन्न जो है चरण फेजेस देखे थे, जिसमें हमने आजादी के बाद से शुरू हुए चरण को लेकर के आज तक के चरण को हमने देखा था कि आज जो किस प्रकार से है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है, और आज जो है एनर्जेटिक जो नॉन अलाइन से शुरू हुई फॉरेन पॉलिसी थी, आज वो किस तरीके से मल्टी अलाइन के फॉरेन पॉलिसी के रूप में बदल रही है। आज का इस टॉपिक में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा के बारे में। जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफी महत्वपूर्ण रोल चूंकि आजकल हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में निभाने की स्थिति में है, और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इसको समझते हुए जो है बहुत सारे प्रयास कर रही है कि उनको जो है इंडिया के साथ कनेक्ट किया जाए। तो आइए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है डायस्पोरा जो है किसे कहते हैं। जो डायस्पोरा होता है किसे कहते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा का कॉमनली अंडरस्टूड टू इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंस इंडियंस। जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है कॉमनली उनको इंक्लूड करके समझा जाता है कि इनको, और पीपल विथ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, इनको मिला करके जो है हमारा पूरा डायस्पोरा बनता है। 2015 में क्या किया गया, 2015 में जो पीपल्स ऑफ द पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया के कार्ड होल्डर्स थे, इनको मर्ज कर दिया गया और एक ही कैटेगरी में ला करके रख दिया गया। इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। एक्चुअली मैं ये बताने वाला था, थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है एक बार डायस्पोरा किसे कहते हैं इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। डायस्पोरा जो है ना, ग्रीक वर्ड डायस्पेरिया स्पेरियो से बना है। ग्रीक वर्ड है एक डायस्पेरियो, इससे बना है डायस्पोरा, और इसका मतलब होता है डिस्पर्सन्स। डिस्पर्सन्स का मतलब एक तरीके से होता है फैलाव, बिखराव। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से यहां से डायस्पोरा वर्ड निकल करके आया था, जिसको बाद में हम जो है ओरिजिन भारतीय, जो भारतीय ओरिजिन के लोगों, और जो इसको अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मतलब होता है विदेशों में रहने वाले भारतीय, विदेशों में रहने वाले भारतीय। लेकिन जो ये इनका माइग्रेशन है, जो ये भारतीय माइग्रेट करके विदेशों में गए हैं, ये कोई नई फिनोमिना नहीं है। ठीक है, ये ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको लेके जाया गया। और कहाँ पे लेके जाया गया, इन कंट्रीज में आप देख सकते हो यहाँ पे फिजी, केन्या एंड मलेशिया, यहाँ पे ये इन लोगों को लेकर के जाया गया। और इन लोगों को किस पर्पज से लेके जाया गया था, फॉर द पर्पज ऑफ द लेबर, मतलब इनसे मजदूरी करवानी थी वहां पे, तो इसलिए उनको बड़ी मात्रा में लेके गए थे अंग्रेज। और वहां पे इन लोगों ने उनको क्या किया था, इन लोगों ने उनको वहां पे बसा दिया था एक तरीके से। आप देखोगे जो फिजी है, फिजी कहाँ पे है, फिजी इन पैसिफिक महासागर में एक द्वीप है। ठीक है, इसकी राजधानी है सुवे, और जो यहाँ के भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं ना, यहाँ के बहुसंख्या जो है भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। तो आप समझ सकते हो कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, it continued in the post independence period with the Indians from the different social stir moving to the countries like United States। और आजादी के बाद जो है बहुत सारे जो इंडियंस थे ना, वो क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे अपनी इच्छा से माइग्रेट करते हुए कहाँ पे जाने लगे, फॉर ए बेटर लाइफ, फॉर ए गुड लाइफ।
ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड गल्फ कंट्रीज में जाने लगे थे। ये एक तरीके से जो है एक इंट्रोडक्शन रहा हमने जो देखा यहाँ पे। और आज की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट डायस्पोरा वाली कंट्री है, लार्जेस्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स with a 70.5 million strong diaspora, 70.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा का हमारा जो है देश के डायस्पोरा है और पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और जो है ये इंडिया जो है ना हाईएस्ट रेमिटेंस बोलते हैं, जो रेमिटेंस बोलते हैं वो क्या है, जो अगर बाहर में गया हुआ भारतीय है, ठीक है, बाहर कंट्री में, और वहां पे वो काम करता है या फिर वहां से जो है ना वो इंडिया में रहने वाले अपने सगे संबंधियों दोस्तों को जो पैसा भेजता है उसको रिमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया ने 78.6 बिलियन डॉलर रिमिटेंस जो है अभी करंटली जो है रिसीव किया है, जो कि पूरे इंडियन जीडीपी का जो है 3.4% है। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब ज्यादा महत्व है इनका। तो ये रेमिटेंस हमारी इकोनॉमी में आया, विदेशों से आया। यहाँ पे हम एक चीज देखने की कोशिश करेंगे, जो इंडियन जो डायस्पोरा है ना, जो इंडियन डायस्पोरा है वो माइग्रेशन जो है दो माइग्रेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो दो तरीके के हैं। एक है आपका पुश फैक्टर एंड दूसरा है पुल फैक्टर। जो पुश फैक्टर माइग्रेशन होता है, पुश फैक्टर माइग्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे अगर मान लो जनसंख्या बढ़ गया एंड लिविंग स्टैंडर्ड लो हो गया, यानी लो हाई होता है, गरीब देश होते हैं तो वहां पे गुणवत्ता पर गिवन नहीं होता है, तो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो आर्थिक अवसर है उनकी कमी, और पॉलिटिकल रिप्रेशन, राजनीतिक दबाव, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पुश मतलब फोर्स करते हैं किसी को कि तुम अपना कंट्री छोड़ दो, अपनी जगह छोड़ दो और जाकर के किसी ऐसे कंट्री में रहो जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज में वो अगर वो अपने देश की समस्याओं की वजह से मजबूर होकर के जाते हैं तो उनको बोलते हैं पुश फैक्टर माइग्रेशन। पुश फैक्टर माइग्रेशन भी होता है इंडिया में करंटली, ठीक है, और पुल फैक्टर माइग्रेशन भी होता है। पुल फैक्टर माइग्रेशन में क्या होता है, डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, आर्थिक जो है अवसरों की अधिकता होने पे चले जाते हैं, और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, अगर वहां पे लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क है तो वहां पे भी चले जाते हैं। तो दीज आर द टू फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं किसी भी कंट्री के माइग्रेशन को, लोगों के माइग्रेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जो ब्रिटिश एरा में था ना, ब्रिटिश एरा में वो भी एक तरीके से पुश फैक्टर ही था। ब्रिटिश एरा में उनको जबरदस्ती लेकर के जाया गया था, जबरदस्ती ले जाकर के फीजी में बसाया गया था, और वहां पे जो है फीजी में, केन्या में और जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे, आप अफ्रीकन देशों में देखोगे बहुत सारे इंडियन मूल के लोग मिल जाएंगे आपको। सूरीनाम हो गया, जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, कैरिबियन आइसलैंड समुद्र में। ये आप यहाँ पे देखिए इंडियन डायस्पोरा का जो डिवीजन किया गया है। सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, राइट, एशिया में है। उसके बाद से गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपके वहां से भी गए होंगे खाड़ी देशों में, ओमान, कतर, ठीक है, अरब, जो अरबियन पेनिनसुला पे जो कंट्रीज है ना, और जो ईरान इराक वाली जो कंट्रीज है, सीरिया हो गया, सीरिया में जाते हैं, ईरान इराक में तो नहीं जाते ज्यादा, लेकिन सीरिया में जाते हैं, सीरिया में लोग जाते हैं। तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अनस्किल्ड, हमारे जो है लेस स्किल्ड लोग हैं, वो क्या यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, काम मिल जाता है उनको यहाँ पे। वो जैसे कि क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है वहाँ पे, और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है लेबरर्स की, तो ये लेबर्स के रूप में जो है वहाँ पे चले जाते हैं और उनको अच्छी खासी मतलब पैसा मिल जाता है, बचत हो जाता है इनफैक्ट, और वो वापस इंडिया में रेमिटेंस के तौर पे भेज देते हैं। तो ये एक तरीके से गल्फ कंट्रीज में है। इसी तरीके से यूएस में है। यूएस में जो है पुल फैक्टर से लोग जाते हैं, पुल फैक्टर, यहाँ पे आप कह सकते हो पुश फैक्टर की वजह से लोग जाते हैं, ठीक है। यूके में 7% है, लैटिन अमेरिका कैरेबियन में 7% है, ये हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री में गए हुए थे। ईस्ट एस अफ्रीका, यूरोप, अदर यूरोप, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस एंड यूनियन आइसलैंड जो है वहां पे। और आपने देखा इस तरीके से कि हमारे जो डायस्पोरा है वो कितना डाइवर्सिफाइड तरीके से फैला हुआ है पूरी दुनिया में। आया अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डायस्पोरा जो हमारा है वो किन किन फैक्टर से, ये आप मैप देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये मैप थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाया गया है कि पूरा ग्लोब कवर हो जाए, इसलिए जो है ये यहाँ आप कह सकते हो ये कौन सा है, सी, नॉर्वे सी है, ठीक है, नॉर्वे सागर है, वहां से दिखाया गया है ये एक तरीके से, फाइन। और यहाँ पे देखिए आप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये आपका यूरोप, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो जो हमारे इंडिया से जो माइग्रेशन है ना, ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, जो ब्लू एरो दिखाई दे रहा है ना, ये माइग्रेशन जो हुआ है वो 20th सेंचुरी में हुआ है, 20th सेंचुरी में हुआ है। और जो ग्रीन एरो दिखाई दे रहा है ये माइग्रेशन 19th सेंचुरी में हुआ था। 19th सेंचुरी में जो अमेरिका, जो ब्रिटिशर्स है ना, वो लेके गए थे। ये देखो आप, सूरीनाम ये लैटिन अमेरिका में एक देश है, ठीक है। और ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, कैरेबियन जो सागर है उसके अंदर जो आइसलैंड कंट्रीज है वहां पे, ये देखो ये है आपका फिजी, ठीक है। और यहाँ पे ये अंग्रेजों के काल में ही गए थे। ऐसे ही मॉरिशस में, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अफ्रीका में कई जगहों पे जो है नटाल जो यहाँ पे गांधी जी ने अपना वो बनाया था आश्रम, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है अंग्रेजों के काल में हुआ माइग्रेशन है। और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ब्लू एरो दिखाई दे रहा है, वो आज के समय में जो माइग्रेशन है उसको दर्शाता है। तो आज देखो आप, आज जो माइग्रेशन हमारे देश के लोगों ने किया है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ किया हुआ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ नहीं किया हुआ है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे हमने देखा। अब हम थोड़ा सा इनका एक तरीके से हम इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या, इंडिया में क्या इनकी पॉलिसीज रही है गवर्नमेंट की इनके लिए, वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं JL नेहरू जी से। JL नेहरू साफ साफ शब्दों में कहते थे कि जो डायस्पोरा है ना, वो हमसे उम्मीद नहीं करना चाहिए उनको कि भारत उनके अधिकारों के लिए लड़े। क्यों क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी जो है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपना रखी थी। ओके, क्लियर हो गया। पंचशील के सिद्धांत में नॉन इंटरफेरेंस था, और जो डायस्पोरा जिस कंट्री में रहते हैं वो उस देश के इंटरनल मामला हो गया। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम जो है डायस्पोरा वाले मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे कि श्रीलंका का मामला हो गया, म्यांमार का मामला हुआ था, उस दौरान इन्होंने क्या किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। सेम उसी तरीके से जो है इंदिरा गांधी जी भी ने वही पॉलिसीज फॉलो करी, लेकिन राजीव गांधी के शासनकाल में चेंज दिखाई देता है इस पॉलिसी में। क्या चेंज दिखाई देता है कि इन्होंने 1980s में जो है 1980s में अपने डायस्पोरास के जो रोल को है समझा, और उनको जो है नेशन बिल्डिंग के कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना शुरू किया, ठीक है। नेशन बिल्डिंग, जैसे कि चाइनीज कम्युनिटीज जो इंडियन डायस्पोरा चाइना में था उसको यूज करना शुरू किया। लेकिन जो क्रांतिकारी बदलाव आया इस फील्ड में डायस्पोरा
के लिए, वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। और 2000 में जो है इन्होंने जो डायस्पोरा के प्रति क्रांतिकारी बदलाव किए सरकार की पॉलिसीज में। तो वो बदलाव क्या किए इन्होंने? सबसे पहला काम तो ये किया गया कि डायस्पोरा के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी इंडियन ओरिजिन। ओके, बनाई गई। और फिर क्या किया गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जारी किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 9th ऑफ जैन को। 9th ऑफ जैन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी इस दिन वापस आए थे इंडिया। प्रवासी भारतीय सम्मान शुरू किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए 2015 में, मतलब अब हम आगे आ गए हैं यहाँ पे, 2015 में हमारी जो सरकार है उसने क्या किया, एक डेटाबेस तैयार करवाया। इनका डेटाबेस तैयार करवाने का जुगाड़ किया। इनका क्या जुगाड़ किया गया कि एक ई माइग्रेट सिस्टम बनाया गया। ई माइग्रेट सिस्टम, आप ये सिस्टम याद रखना जरूर से, ठीक है। ई माइग्रेट सिस्टम बनाया गया। ई माइग्रेट मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ई माइग्रेट सिस्टम। ई माइग्रेट सिस्टम में क्या था कि जो भी प्रवासी भारतीय थे, जो भी डायस्पोरा है इंडिया का प्रवासी भारतीय, वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। 2016 में इसी तरीके से प्रवासी भारतीयों के साथ जो है संबंधों को देखते हुए नो इंडिया प्रोग्राम क्या किया गया? नो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। और फिर उसी के तहत जो है, उसके तहत क्या था कि जो यंग डायस्पोरा में है लोग, ठीक है, उनको अपने देश के साथ जोड़ा जाए, भारत के बारे में उनको बताया जाए, भारत के बारे में उनको समझाया जाए, अपनी इंडिया से, मतलब इंडिया के जो गौरव है उससे उनको परिचित कराया जाए। तो ये एक नो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं कि डायस्पोरा डिप्लोमेसी जो है, डायस्पोरा का डिप्लोमेसी में हमारे क्या मतलब स्थान है भारत की विदेश नीति में। कलेक्टिव एक्शन दैट इज ड्रिवन बाय द कंट्रीज डायस्पोरा दैट इन्फ्लुएंसेस होस्ट कंट्रीज कल्चर, politics and economics in the manner that is mutually beneficial for the homeland and the new home base। मतलब जो इन डायस्पोरा के लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो नए देश के साथ और जो होमलैंड की कंट्री है उसके साथ भी जो है ना इस तरीके से है कि ये, और इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये वहां पे कि ये दोनों के बीच में जो है ना एक रिलेशनशिप डेवलप करने के काम आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं दोनों के लिए। तो ये इसको जो है एक डायस्पोरा डिप्लोमेसी कहा गया है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी में क्या हम देखते हैं कि इंडिया के जो डायस्पोरा है वो किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखो यहाँ पे इंडिया के हितों की जो है, हितों की, इंटरेस्ट की को प्रोटेक्ट करने में वो रोल प्ले कर रहे हैं और उसको सेव करने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देखो, यूएस इन
पीएसी, यूएस इन पीएसी, यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये इंडियन डायस्पोरा का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के फेवर में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बनाता है। एक तरीके से ये क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स। तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे ही एक कनाडा इंडिया फाउंडेशन है, इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, डेमोक्रेसी इज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये भी जो है एक प्रेशर ग्रुप है। कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। इसी तरीके से है एक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, आपने भी नाम सुना होगा, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो डायस्पोरा लोग अपना डायस्पोरा जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पे जो वो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके साथ जो है एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं और वहां पे जो है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अमीर देश है ना, सॉरी सॉरी, जो अमेरिका है, यूएस है, यूएस यूएस यहाँ पे क्या है कि जो हमारे इंडियन मूल के लोग हैं वो रिचेस्ट, सबसे अमीर जो है माइनॉरिटीज में आते हैं। ओके, सबसे अमीर माइनॉरिटीज में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंडिया के लिए लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं, मतलब वहाँ गवर्नमेंट से बातचीत इंडिया के बिहाफ पे करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई इंडिया के साथ ऐसे, जैसे कि परमार जो समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, वो इन्हीं ऐसी ही लॉबिंग का एक तरीके से रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था, न्यूक्लियर डील एंड डील विथ अमेरिका, यूएस। जो हमारे इंडियन मूल के लोग हैं ना, वो यूएस में 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या का 1% है। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट एजुकेटेड और रिचेस्ट मोनार्टी में आते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीयू जो सर्वे है, आपने भी इसको पढ़ा ही होगा, पीयू सर्वे 2013 में कहा गया कि जो ये इंडियन माइनॉरिटीज हैं वो 1% पॉपुलेशन के हैं यूएस में, लेकिन वो काफी मोस्ट एजुकेटेड और रिचेस्ट माइनॉरिटीज में आते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है और ये एक प्रेशर ग्रुप वहां पे बना के रखते हैं, जिन देशों में भी भारतीय मूल के लोग होते हैं, अपनी जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं वो इंडिया के फेवर में करवाने के लिए। ठीक इसी तरीके से ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी, सॉफ्ट पावर पॉलिसी में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारा डायस्पोरा है वो योग को पूरे विश्व में अपनी एक आइडेंटिटी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो योग जो है इंडिया का क्या है, इंडिया का एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, इंडिया के कल्चर हेरिटेज या विरासत का एक जो है सिंबल है उसको। उसी तरीके से ये डायस्पोरा जो है बॉलीवुड को भी वहां पे पॉपुलर बनाने के लिए और उसको वहां के लोगों से आइडेंटिफाई कराने के लिए रोल प्ले करता है। जैसे आपने ये मूवीज देखे होंगे कि इसमें भी डायस्पोरा वाली यही कहानियां हैं। ठीक है, जैसे परदेश आप देख लो मूवी, इस तरीके की मूवीज। तो ये बॉलीवुड को भी वहां पे लोकप्रिय बनाने में डायस्पोरा ने काफी काम किया है, काफी अच्छा काम किया। उसी तरीके से जो इंडियन कुजीन्स है, कुजीन्स यानी जो इंडियन खान पान है, उसको भी डायस्पोरा ने पूरी दुनिया में फैलाया है। और इस तरीके से जो है इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसके फेवर में एक माहौल बनाया गया है और उस माहौल का फायदा इंडिया को आज होता है कि जो है विश्व में भारत की जो छवि है वो एक जो है जो एक छवि बनी है वो इसके माध्यम से आपको दिखाई देता है। जो पब्लिक डिप्लोमेसी हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में, पब्लिक डिप्लोमेसी, उसको प्रमोट करने में भी ये जो डायस्पोरा है कि जो सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने का दृष्टिकोण है वो काम आता है। तो इस तरीके से हम जो है पब्लिक डायस्पोरा के अपने रोल देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने रेमिटेंस की बात जो की थी, रेमिटेंस हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कि जो टॉप कंट्रीज है इंडिया का, ये 2015 में भी रेमिटेंस जो है
इतना था 68.9, ठीक है। टोटल रेमिटेंस का जो है 68.9 बिलियन यूएस डॉलर, 78.6 बिलियन यूएस डॉलर, और ये भी इतना परसेंट, ठीक है, 11.4% ऑफ द टोटल, और 3%, 14% की वृद्धि हुई 3 सालों में, ठीक है। आप देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस मतलब ये प्ले करता है यहाँ पे। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है रेमिटेंस लेने में, चाइना सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। चाइनीज भी काफी फैले हुए हैं, इनके भी काफी जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया है ना, यहाँ पे इनके बहुत ज्यादा ये फैले हुए। ये चाइनीज जो है ना, वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही फैले हुए हैं। सोचो आप, ये भारत के अलावा पूरी दुनिया में फैले हुए, ये भारत के ही आसपास फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा इनका संकेंद्रण है। मैक्सिको सेकेंड नंबर पे आता है, मैक्सिको के चूंकि थर्ड नंबर पे आता है। मैक्सिको, जैसे कि आपने सुना होगा कि मैक्सिको के बहुत सारे लोग जो है हम यूएस में जाते हैं, तो वहां से रेमिटेंस यहाँ पे आता है। यूएस में इनके खिलाफ जो है ट्रम्प प्रशासन ने एक अलग ही तरीके की नीति लाई थी, ठीक है। चूंकि हालांकि ट्रम्प चले गए तो उसके साथ वो भी चला गया। क्रिएटिंग बिल्डिंग ए इंटरनेशनल नेटवर्क, एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने में भी जो है हमारा डायस्पोरा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप देखोगे कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिस देश में वो रहते हैं, वहां पे उन्होंने काफी मतलब उच्च स्थान हासिल, कई जगहों पे जो है वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये हैं हमारे लियो वाराडकर। लियो वाराडकर कौन है? लियो वाराडकर हैं आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। यू गॉट इट। आयरलैंड कहाँ पे है? आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम पेनिसुला पे है, यानी कि बिल्कुल इंग्लैंड के बगल में है आयरलैंड। तो वहां के ये प्रधानमंत्री बने हैं जो लियो वाराडकर है, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका जो ओरिजिन है, ये जैसे देखो आप होम विलेज अपने आए हुए थे, तो वहां पे इनकी आरती उतारी जा रही है। और ये आपके जो है महाराष्ट्र के हैं और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा भी जो है गोवा के हैं, और कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं आपके पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। तो आप देख सकते हो कि जो इंडियन मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ, मतलब ये देखो आप गोवा में आए हुए हैं, तो इनका स्वागत किया जा रहा है, ठीक है। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो हर जगह, कई जगहों पे जो है जा करके ऊंचे ऊंचे पद हासिल करते हैं। इससे पहले भी हिस्ट्री में भी, मतलब जो सूरीनाम कंट्री है, कैरिबियन देश, बहुत सारे देश है, वहां पे जो है मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारतीय रह चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय ओरिजिन के लोग रह चुके हैं। तो ये इंडियन डायस्पोरा जो है एक तरीके से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नेटवर्क बना रहा है, जो इंडिया के लिए काफी अच्छा है, फेवरेबल है। इसी तरीके से ए डायस्पोरा जो है एक चलाया गया था इनके द्वारा, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट लेकर के आया गया था। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट में क्या किया गया है, जो भारत से मूर्तियां चोरी हो जाती थी भगवान की, ठीक है, वो जैसे कि आप देखो यहाँ पे हैशटैग दिया हुआ है, ब्रिंग आवर गॉड्स होम। मतलब जो मूर्तियां चोरी करके लोग दुनिया में बाजारों में बेच देते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में, तो वो उन मूर्तियों को खरीद करके वापस इंडिया लेकर के आते हैं। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो चलाया गया था डायस्पोरा के द्वारा पूरी दुनिया में, वो भी एक तरीके से इंडिया के फेवर में काफी था, ठीक है। और इसी तरीके से जो डायस्पोरा है ना, ये इंडिया के लिए माहौल बनाते रहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट ने भी इसको समझा है, और वो इस डायस्पोरास को बिल्कुल इन्वेस्ट, अभी हम इनका देखेंगे इकोनॉमिक रोल भी देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ये भारत की मदद कैसे करते हैं? इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक तरीके से तो हमने बताया कि ये जो है लॉबिंग करते हैं, ठीक है, भारतीय इंटरेस्ट में लॉबिंग करते हैं, ठीक है। ये फॉरेन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना,
उसके लिए भी ये काम करते हैं। ओके, और थर्ड, जो जो हमारा जो ये डायस्पोरा है, जो माइग्रेशन है, उससे हमको एक फायदा और होता है कि जो हमारे लेस स्किल्ड मजदूर हैं, लेबर्स हैं, अल्प कुशल मजदूर हैं, वो भारत से बाहर चले जाते हैं और उनको क्या है, जैसे कि वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया में इनको काम मिल जाता है वहां पे। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी अनएम्प्लॉय जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है एक इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता है। तो हमने ये देखा कि इनका क्या रोल है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। अब यहाँ पे कुछ चुनौतियां भी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है हेट्रोजीनस डायस्पोरा। जो हमारा डायस्पोरा है ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे जो गल्फ में जो डायस्पोरा रहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है सपोर्ट, उनको सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनको सहयोग चाहिए, और उनके जो है वेलफेयर इश्यूज हैं। वेलफेयर इश्यूज का मतलब है कि उनको सोशल सिक्योरिटीज भी चाहिए, इससे रिलेटेड इश्यूज, वेलफेयर इश्यूज हैं उनके साथ। ठीक है, दूसरा अमेरिका को देखा जाए, अमेरिकन या यूएस, यहाँ पे रहने वाले जो डायस्पोरा है उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है कि इसको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में। तो ये अमेरिकन जो डायस्पोरा है उसका है। और जो यहाँ पे आप देखोगे जो फिजी एंड जो हमने बताया था केन्या, इनके क्या कंसर्न्स हैं, इनके कंसर्न्स हैं कि ये दोबारा से जो है ना रिकनेक्ट करना चाहते हैं इंडिया के साथ, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से ये इंडिया के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जो ये डायस्पोरा है, जो ये हिस्ट्री में चला गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंडिया को इनके साथ कोप अप करना काफी मतलब चैलेंजिंग है कि इनके जो हेट्रोजीनस डायस्पोरा हमारा विभिन्न विविध विविध रूपी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन। एंटी ग्लोबलाइजेशन जैसे आज कोविड के टाइम पे जिस तरीके से जो कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लाइक वैश्वीकरण के खिलाफ माहौल बन रहा है। तो वैश्वीकरण के जब खिलाफ माहौल बन रहा है, तो जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ कोविड के वजह से नहीं हुआ है, ये पहले से ही चला आ रहा है। ये जब से कि स्लो डाउन शुरू हुआ है, तो प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की नीति दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनाया। संरक्षणवाद में क्या हुआ कि जो उस देश का कहना है, जो हमारे जो अमेरिकन, जैसे अमेरिकन का कहना है कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए, तो ठीक है, इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई, तो दूसरे जो देश के या मूल के ओरिजिन के लोग हैं ना, उनके खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक हमारे जो डायस्पोरा के लिए चुनौती है। ठीक है, इसी प्रकार से वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी रहती है, अस्थिरता रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो डायस्पोरा है, जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पे जो माइग्रेट करके लोग वर्कर के रूप में काम करने जाते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कई बार जो है वहाँ पे कैद कर लिए जाते हैं, वापस नहीं लेके आए जाते। ठीक है, कई बार उनको तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये
और ये रिटर्निंग डायस्पोरा का मतलब ये हुआ कि जो हमने बात शुरू में किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो गल्फ कंट्रीज में है वहां पे ये काम करने जाते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग का काम हमेशा तो चलेगा नहीं, कभी ना कभी ये मैन्युफैक्चरिंग का काम बंद हो जाएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करने को कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो ये लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो वापस इंडिया लौट करके आएंगे। तो इंडिया को जो है ये एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो हमारे जो सिस्टम है उस पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का मतलब हुआ कि जो हमारे देश के को जो डायस्पोरा है ना, उसको तरह तरीके के जो है कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है इंडिया के अंदर भी, जैसे कि नौकरशाही में लाल फीताशाही की की समस्या, और रेड टेप की प्रॉब्लम जो है, और भाई भतीजावाद, करप्शन, इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसका जो है हमारी जो पूरी जो डायस्पोरा है ना, उस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये हमारा जो डायस्पोरा है हमने देखा, और भी हम जो आगे पढ़ेंगे जो हमारे देश की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, बायलैटरल रिलेशंस जब पढ़ेंगे तो जहां जहां पे डायस्पोरा के रोल आएगा वहां वहां पे मैं इसको हाईलाइट करूंगा और आपसे को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप, यानी कि हम बायलैटरल रिलेशनशिप को शुरू करने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।